नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पुराने ज़माने की कहानी है। ठाकुर की हथेली। सोबतिया, ओ सोबतिया, कहाँ मर गई? बजरंगी कह रहा था जमींदार का मुस्टंडा आया था। हाँ आया था नाशपीटा, सीधा घर में घुस के पैसे मांगने लगा। सोबतिया ने चिंता आतुर स्वर में कमरे से निकलते हुए कहा, अरे तूने उसे घर में घुसने ही क्यों दिया? देरी से ही फटकार देती। घर में पैसे थोड़ी ना बन रहे हैं, दुकान से जाकर ले ले। मैं क्या करती? जब पैसे ना मिले तो गाली गलौज करके चला गया। कहते कहते सोबतिया का गला रूठ गया और एकदम से बोली, दुकान से जाकर ले ले। दुकान में कौन सी खत्ती गड़ी पड़ी है? और जो तुम्हारा छोकरा 1 रुपया नहीं भेजता, एक पाती तक नहीं लिखता, इस जवान लड़की का ब्याह कैसे होगा? सब होगा सोबतिया, सब होगा। नन्हू ने बेअदमाइन की चरपाई पे बैठते हुए कहा। हाँ हाँ, सब तो हो ही जाएगा। तुम्हारे पुरखे खजाना जो छोड़ के गए हैं, 4 एकड़ जमीन और छोटी सी किराने की दुकान जो तुमने कभी ढंग से ही नहीं चलाई, तुम्हारे बाप दादों की। इस नन्नू ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे दिन ढले बाप दादों को बीच में क्यों लाती हो? तुझे नहीं पता कि मेरी 6 बहनों के विवाह में सब कुछ लग गया, वरना मैं भी कोई जमींदार से कम था क्या? और एकदम फक्कर हंसी हंस पड़ा। सोबतिया खिसिया के बोली, ओहो मेरे जमींदार, तुम्हारे बाप अपनी 6 बेटियों का, तुम अपनी एक बेटी का ब्याह नहीं कर पाओगे। इस गांव की हालत क्या नहीं जानते? गरीब की इज्जत कैसी उड़ाई जाती है और कोई चू तक नहीं बोलता। सब जानता हूँ सोबतिया, धीर धनु धर्म धरती की बड़ी दुर्गत है रे। ये कहते हुए नन्हू चारपाई पे लेट गया। देश को आज़ाद हुए कुछ वर्ष हुए, राजाओं के राज गए, नवाबों की नवाबी गई, कहनों के तो पूरे देश पे लोकतंत्र लागू हो गया। किसानों और मजदूरों की नंगी कमर पे पड़ रहा है। कितने ही ऐसे गांव हैं जहां लोकतंत्र, पुलिस प्रशासन, कानून, न्याय की हवा तक नहीं है। आदमी शौक करे तो जमींदार की होड़, आदमी शौक करे तो गांव का कोड़। ऐसा ही गांव में एक गांव है बेलापुर। ठाकुर दुर्जय प्रताप सिंह यहाँ का जमींदार है। अधिकतर ग्रामीण जमींदार के कर्जदार हैं और उसी की खेती करते हैं। कुछ लोग जमींदार की इस कुटिल कृपाओं से वंचित हैं तो वो उसको फूटी आँख नहीं सुहाते। उसका एक ही सिद्धांत है, कर्ज देना, बेगार लेना, और इसमें कभी वो चूकता नहीं। शौक की बात करें तो ऐसा कोई शौक नहीं जो ठाकुर को ना आता हो। फिर शौक तो अमीरों की शोभा होती है। सुरा, सुंदरी और सिट्टे की त्रिगुणीय महफिल ठाकुरों की हवेली में ही जमती है, जहाँ आसपास बड़े सेठ भी आते हैं। लंबे बाल, चौड़ा माथा, उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे होठों पे घनी घनी मूछें और भारी भरकम शरीर वाला पौर ठाकुर दुर्जय जब कभी अपनी हथनी पे बैठ के इलाके में घूमने निकलता है तो किसी क्रूर नवाब से कम नहीं लगता। इसी गांव में नन्नू पंसारी रहता है। पंसारी तो कहने भर को है और किसान भी। उसका लड़का भीमा पिछले साल शहर भाग गया। हुआ यूं कि ठाकुर अपनी हथनी पे बैठ के दौरे पे निकला था। ठाकुर की हथनी जिन घरों से गुजरती वहां से कुछ ना कुछ हथनी को खाने देना ही पड़ता था और ठाकुर को पाए लगा ठाकुर साहब बोलना ही पड़ता। ना बोलना अपराध होता। भीमा नन्नू की इसी बात से कुड़ता था और ठाकुर की परछाई देखी नहीं कि लगे पाए लगा करने। आखिर हम लोग पाए लगा क्यों करें? क्या कोई बड़ा ज्ञानी महात्मा है? अय्याश है वो, अय्याश, घमंडी, लंपट, सट्टेबाज। ऐसे लोगों को पाए लगा करने से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर की हथनी गांव को निकले तो लोग कैसे रोटी गुड़ साग भाजी लेकर भागते हैं, मानो हथनी न हो। 33 कोटि देवता लेके कामधेनु प्रकटी हो। भीमा 6 फुट का सांवला सुडौल शरीर वाला 17 साल का लड़का था। स्वभाव से तुनक मिजाज, तर्कवादी और अपनी बात को सवा शेर करने वाला उस जैसा दूसरा नौजवान गाँव में नहीं था। ठाकुर की हथनी उसकी गली में आई। सब ठाकुर को पाए लगा करने और हथनी को खाने देने कुछ न कुछ लेकर दौड़े। भीमा दरवाजे से देखता रहा। ना ठाकुर को पाए लगा किया और ना ही हथनी को कुछ खिलाने के लिए लेकर आया। ठाकुर का नौकर बोला, आयो भी भीमा, हथनी के दर्शन तो कर लिए, कुछ भोग भी लगा दे, जल्दी कर, देरी हो रही है। भीमा बोला, देरी होती है तो जाओ, जो पाले सो खिलाओ, भोग लगाने को हमारे यहाँ गऊ है। नौकर, सरकार ये देखो कल का छोकरा कैसी जुबान लड़ा रहा है और पाए लगा तक नहीं किया। भीमा, भाड़ में जाए पाए लगा, मैं नहीं करता किसी को। ठकुराई और नवाबी अब नहीं चलेगी, ये पंडित जी का युग है, बापू का रामराज लागू होगा। नौकर बोला, तेरे बाप दादे सरकार के तलवे चाटते रहे और तेरी ये मजाल, अभी मजा चखाता हूँ। देखते ही देखते 3-4 नौकर भीमा पर लात घूसे बरसाने लगे। वह भी जोश जोश में भिड़ गया, पर गरीब आदमी में जुनून तो होता है पर जान नहीं होती। जल्दी ही शिथिल हो गया। ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, मानो वह इकट्ठी हुई भीड़ को दिखाना चाहता था कि ठाकुर छोटे आदमियों की मुंह नहीं लगता। बस एक गर्वीली मुस्कान के साथ नौकरों को चलने का इशारा किया, मानो उसने अपनी सल्तनत में किसी बड़े विद्रोह को कुचल डाला हो। नन्हू खेत से लौटा तो भीमा को ही फटकारने लगा, तुझे ऊंच नीच बोलने की क्या जरूरत थी? पाए लगा नहीं करेगा। पूरा गाँव एक ही बात कह रहा था कि नन्नू ने अपने लड़के को सिर पर बैठा लिया है। अरे बड़ों को पाए लगा करने से पाप की इज्जत बढ़ती है, दादों का नाम बढ़ता है। हिमा
हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे दादे परदादों ने ठाकुर के तलवे चाट चाट के खूब नाम रोशन किया। नन्नू एकदम से बिदक गया और बिजली की गति से नांद के पास पड़ी बैल हाँकने की शंटी उठाई और 3-4 भीमा की कमर पर जड़ दी। सोबती बीच में आ गई और एक शंटी उसकी वहां पे लगती वो भी उछल गई। फिर एकदम से कुछ शांत हो गया। नन्नू बाहर चला गया। सोबती भीमा की कमर देखने लगी और लाजो, जो भीमा की बहन थी, वो आंसू टपकाती हुई चूल्हा फूकने लगी। आधी रात हो चुकी है। सियारों की हुआ हुआ से पूरा वातावरण काँप रहा है। एक सुनसान सड़क पे कोई गाता हुआ आ रहा है। दिन सावन रजनी पावस है, क्यों मेरा भाग अमावस है। मुझे न डर झंझावतों का, दुनिया की काली रातों का, पर अपनी ही बातों का विष बहता रहता नस नस में, क्यों मेरा भाग अमावस है। फिर भीगते हुए बारिश में नन्हू सोबती भीमा को खोजते फिर रहे हैं। भीमा कहाँ है, किसे पता है। इस बात का 1 साल बीत गया। गरीब किसान भविष्य की आशा में जीता है। उसके चेहरे पर ललाई लहलहाती फसलों से आती है, पर खुशबू के लिए इत्र नहीं लगाता। अपने खेत की माटी लेपता है। नन्हू को बड़ी प्रसन्नता है कि वो इस बार की ईख अच्छी होगी। दुकान नहीं चलती तो क्या हुआ, खेत तो माँ जैसी होती है जो अपने बच्चों को निराश नहीं करती। इस बार ईख कटेगी तो 4-6 मन तो ठाकुर की हथनी को भूख लगाएगा। सोबतिया रार करती है और कहती है, हथनी के कारण तुम्हारा लड़का शहर भाग गया और तुम भी इसको भूख लगाते हो। वह बड़ी भुलक्कर है, पर वो नहीं भूला। पर आज से 20 साल पहले जब सुबतिया के दादा मुझे पसंद करने आए थे, तब इसी हथनी पे बैठ के गाँव भर में सहरा बांधे मैंने उस अपनी बारात निकाली थी। उन दिनों ठाकुर अभय प्रताप का राज था। वो मेरे दादा को बहुत मानता था। कितना नाम हुआ मेरा, पूरे इलाके में छा गया। सोबतिया के दादा भी बड़े सीधे इंसान थे। कितने भांची बाजों ने उनके कान भरे। 100-100 एकड़ वालों ने रिश्ता सोबतिया को लेकर पहुंचे, पर मजाल कि दादा टस से मस होते। इधर मैं भी अड़ गया कि ब्याह करूंगा तो सोबतिया से, नहीं तो उनके द्वार पर जान दे दूंगा। बाद में सोबतिया की सखियों ने मेरा खूब मजाक बनाया। बोलती थी, जीजा जी तो बड़ा प्रेम करते हैं तुझसे सोबतिया, हाय जान दे देंगे तेरे बिना। हाँ हाँ, ये सोचते हुए खेत के टांड पे लेटे हुए नन्हू पंसारी के होठों पे हंसी तैर गई, परंतु अगली क्षण उसकी आंखें भर आई। बड़बड़ाने लगा, सोबतिया मुझ गरीब के घर क्यों चली आई। तुझे कुछ नहीं दे पाया, कोई खुशी मेरी चौखट से तुझे नहीं मिली। किसी 100 एकड़ी के घर में जाती तो ठकराइन बन के रहती। तेरे बिना मैं मर तो नहीं जाता, कुंवारा रह लेता बस। अच्छा होता एकाकीपन। नातों की कड़ी नहीं होती, पीड़ाएं बड़ी नहीं होती, द्वंद्वों की घड़ी नहीं होती। होता मेरा आवारापन, अच्छा होता एकाकीपन। संग्रह की आस नहीं होती, चिंता भी पास नहीं होती। जीवन में प्यास नहीं होती, होता न कोई दीवानापन। अच्छा होता एकाकीपन। माया से दूर खड़े होते, जंगती में लक्ष्य बड़े होते, झंझट में नहीं पड़े होते, तो बस होता मस्तानापन। होता अच्छा एकाकीपन। अपने भाग्य को गाते गाते कब उसे ठंडी पवन में नींद की चादर उड़ा दी, उसे पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो देखा खेत में प्रलय मची हुई है। लगभग आधी फसल कुचली जा चुकी है। ठाकुर की हथनी ने सत्यानाश कर दिया और हथनी को घुमाने वाला ठाकुर का नौकर कहीं भांग सूंघने में व्यस्त है। नन्नू पे जैसे वज्र टूट पड़ा, मानो किसी तूफान ने एक झटके में उसकी सारी बस्ती उजाड़ दी हो। साल भर करके देखे गए सपने चकनाचूर हो गए। इस खेत में लगाए गए पानी के साथ उसका पसीना भी लगा था। उसने इस मिट्टी में फसल ही नहीं, अपनी उम्मीदों के सपने भी बोए थे। आज उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके दोनों हाथ खाली हो गए। वो क्रोध संभाल न सका। एक पत्थर उठा के जोर से हथनी को दे मारा और लाठी भाजते हुए खेत से बाहर कर दिया। फिर टूटे हुए पौधे को संभालता रहा, जैसे कोई बीमार बच्चों को संभालता है। ठाकुर को पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसे ऐसी ही मौके की तलाश थी। नौकरों पे बरस पड़ा। नमक हरामों, वह ठाकुर दुर्जय प्रताप सिंह की हथनी है, किसी चिड़ियाघर की हथनी नहीं। 50 सालों से वो हमारे यहाँ है। कितनी फसलें बर्बाद हुई, कितनी ऊख उजाड़ी, किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। नन्हू की ऐसी हिम्मत कि वो हमारे पशु को पीटे। उस बेअदब को मजा चखाओ कि उसे जिंदगी भर याद रहे। ठाकुर का कहना भर हुआ कि 5-6 नौकरों ने नन्हू पंसारी को खेत पर ही पकड़ लिया। उस समय तक बजरंगी और वीरा भी पहुंच गए, जिनके खेतों में भी थोड़ी बहुत हानि हुई थी। नौकरों ने उन तीनों के साथ बहुत मारपीट की। पेड़ों से बांध के कोड़े लगाए। हर कोड़ा सफ़ेद सूती कमीज को फाड़कर शरीर को लाल कर रहा था। नन्हू में इतनी जान कहाँ थी जो इस यातना को होशपूर्वक सहता। वो तो वहीं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो सोबती उसका सिर अपनी गोद में रहकर सहला रही थी और जमींदारों को गालियाँ दे रही थी। नन्हू मुस्कुराने लगा। सोबतिया बोली, यूँ मुस्कुरा के क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो। वो तो तुम्हारी इज्जत की खातिर किसी मर्द के सामने नहीं पड़ती। नहीं तो जमींदार और उसके नौकरों को उनकी ही लाठी से सर फोड़ डालूं और उनकी हाथिनी को जहर दे दूं। सोबतिया, ये तो होना ही था। तेरा प्रेम भी तो पाना था। तो 1 साल से मुझसे नहीं बोली, जो आज इतना प्रेम बरसा रही है। ये भी तो उसी पशु के कारण हुआ है। नन्हू ने कराहते हुए सोबती की सूखी हथेलियाँ चूम ली।
इस घटना को 3 माह हुए, फिर भी नन्हू अभी ठीक नहीं हो पाया। कुछ चोटें ऐसी लगी कि कभी कभी खून की उल्टियाँ होती है। उसने भीमा को जल्दी आने के लिए पाती भी लिखी है। जब तक आदमी का वश होता है तब तक जमीन और जोरू जेवर पे आँच नहीं आने देता, परंतु परिस्थितियाँ विवश कर देती है तो हरिश्चंद्र की भांति स्वयं भी बिक जाता है। नन्हू ने फैसला कर लिया कि वो अपनी ज़मीन बेच देगा। इससे जमींदार के कर्ज की मुक्ति भी मिल जाएगी और बेटी का ब्याह भी धूमधाम से हो जाएगा। उसके जीवन का भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे, इसलिए भीमा पे कोई कर्ज छोड़ के नहीं जाना चाहेगा जिससे मृत्यु का आभास हो जाए, फिर उसे जाते देर न लगती। रात्रि का प्रथम पहर है। आज उसने सोबती को अपने मन की सारी बातें कह डाली है। सोबती उसे फटकारती है, खांसी आने पे उसका सीना सहलाती है, दवा पानी देती है और हिम्मत बढ़ाती है। इसके अलावा वो करे भी तो क्या, पर पुरुषों के सामने ना बोलने का सामाजिक आदर्श उसने जीवन भर बखूबी निभाया है। अब इस पौढ़ा अवस्था में क्यों किसी दुर्योधन जैसे जमींदार के मुंह लगकर अपनी इज्जत खराब करे। नन्हू खांसता है तब वज्र सोबती पे गिरता है। नन्हू, सोबतिया, री सोबतिया, एक काम करेगी? हाँ, तेरी आवाज़ बड़ी सुंदर है। ब्याह के पहले जो दिन सुनाया था वही गीत सुना दे। वो गीत अब मुझे वो कहाँ याद है, 20 साल हो गए। ओह, मुझे बना रही है ना। पहले दिन आदमी नहीं भूलता तो औरत कैसे भूल सकती है। वो क्या था? पियाजी यौवन की तेज खासी छूट पड़ती है। सोबतिया सीना सहलाते हुए गाती है। पियाजी यौवन की ऋतु आई, फूल फूल को चूम चूम कर अली अवली मुस्काई। पियाजी यौवन की ऋतु आई, तन दो है मन एक हमारा, सारा जीवन पर तुम पर वारा, रोम रोम में प्रेम बसा है, प्राण प्राण मधुमाई। पियाजी यौवन की ऋतु आई, हम बसंत के दूत बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, मधुर मिलन की ले दे निज को बारंबार बधाई। पियाजी यौवन की ऋतु आई। सूरज सूरज तो उगा पर रजनी विधवा हो गई। सोबती का लाल सिंदूर सफ़ेद कफन में बदल गया और आज गांव में 2 मृत्यु हुई। एक और नन्हू पंसारी की अर्थी उठी है। करुण कदन कानों में कपाट फाड़े डालता है। सोबतिया की दहाड़े आसमान का कलेजा चीर रही हैं। मेरे पिया, हाँ मेरे नाथ, मेरे स्वामी, इन शब्दों से लोगों के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर हंसी खुशी से गाजे बजाजे के साथ मृत्यु विमान निकल रहा है, अपनी आयु पूर्ण कर चुकी ठाकुर की हथिनी का। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।